हमारा एक ही मकसद है, आपके अंदर का जो भी डाउट है, जो भी पॉसिबल डाउट हो सकता है, जो कि आपको पढ़ते समय व्यंग में नहीं आता है, वहाँ तक हम पहुँच के आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। बस आप हर एक लेक्चर को ध्यान से अपने हाथों से लिखकर हर एक क्वेश्चन को खुद से कर आप उसको रेडी करिए। आपको उसके बाद बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में नहीं रहने वाला है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। पीछे फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, फिर उसके बाद उसका हम लोग यूज करके भी देखा था एक एग्जाम्पल के थ्रू। उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी बहुत सारे पॉइंट चार्ज को अगर एक दूसरे के आजू बाजू रख दे तो उसकी वजह से किसी भी फिक्स पॉइंट पे या किसी फिक्स पॉइंट चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, उसी को हम लोग बेसिकली यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए उसी को बढ़ाते हैं आगे और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं और इसको और बेहतर तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करना सीखते हैं। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले 2 एग्जाम्पल लिखिए। 4 point charge each having magnitude plus q are placed at the corner of a square having side A. Then find electric force acting on each point charge. अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसको डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी बात किया था कि जब भी क्वेश्चन आपको मिले इस टाइप का कुछ भी, यानी फिजिक्स में जब भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप उसका डायग्राम बनाइए, क्योंकि जब डायग्राम बनता है तो जो भी चीज़ होता है सामने दिखने लगता है और जब जो भी चीज़ दिखता है तो उसको करने में ज़्यादा मज़ा आता है ना, उसमें फील आता है कि किस तरह से चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, डायग्राम बनाइए। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले एक हमारे पास स्क्वायर दिया गया है कि नहीं दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है ना, जिसका साइड कितना है ए के इक्वल, यानी चारों साइड इसका ए के ही इक्वल है, जिसके चारों कॉर्नर पे एक पॉइंट चार्ज, यानी चारों कॉर्नर पे सेम पॉइंट चार्ज रखा गया है, जिसकी मैग्नीट्यूड कितना है प्लस क्यू। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होगा, इतना ही क्वेश्चन में गिवन था। और फिर क्वेश्चन में पूछ दिया गया है, बताओ इसमें जैसे 1, 2 और 3, 4 जैसे पॉइंट चार्ज है। चलिए इसको हम नंबरिंग भी कर देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं और इसको 3 और इसको 4। क्लियर है। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 1, 2, 3, 4 जो पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, यानी हर एक पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, है ना। सबका सम नहीं पूछा गया है, अलग अलग जैसे 1, 2, 3, 4 है ना, तो हर एक पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा ये हमें फाइंड करना है। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यहाँ फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि हम लोग कूलॉम्स लॉ से जानते हैं किसी भी 2 पॉइंट चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं तो उसके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जो कि K Q1 Q2 अपॉन R² के भी लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब ध्यान से यहाँ समझने वाली बात आती है पहले, फिर बाकी कैलकुलेशन होती है। आप डायग्राम पे फोकस करिए और जो हम बोल रहे हैं उस पर बस ध्यान को सुनिए उसको और इस डायग्राम से रिलेट करने की कोशिश करिए, गारंटी है समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे चलिए इस वाले 4th वाले को पहले कंसीडर करते हैं। जब 4th वाले पॉइंट चार्ज पे अगर हम पार्टिकल फोर्स निकालने की कोशिश करें इस पॉइंट चार्ज पे, तो इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा। देखिए एक 3rd है जो कि इससे ए डिस्टेंस पे है, तो ये भी फोर्स लगाएगा ना, बिल्कुल लगाएगा। अब देखिए इससे ये भी चार्ज फर्स्ट वाला भी ए डिस्टेंस पे है तो ये भी फोर्स लगाएगा। लेकिन अब यहीं से मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ ये भी कुछ है जो कि अलग डिस्टेंस पे है। देखिए ये कुछ डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, आप इसको ध्यान से देखिए। ये डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का होगा ना, ए है तो इसका √a² बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपको √2 × a, है ना, ये बाहर है, √2 × a के इक्वल आता है ये डिस्टेंस, डायगोनल वाला लेंथ। ठीक है, तो यानी इस पे फोर्स 4th वाले पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है वो 3rd वाला लगा रहा है, 1st वाला लगा रहा है और 2nd वाला भी लगा रहा है। इसी तरह 3rd की अगर हम बात करें तो 3rd पे 4th लगा रहा है, 2nd लगा रहा है और फिर 1st लगा रहा है, क्योंकि ये भी इसका डायगोनल, ये भी तो डायगोनल ही कुछ लेंथ पे होगा, डेफिनेटली होगा। तो देखिए तो ये भी लगाएगा। इसी तरह अगर हम 2nd की बात करें तो ये 3rd वाला लगाएगा फोर्स, 1st वाला लगाएगा फोर्स, इसी तरह 4th वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा। और सेम इसी तरह 1st पे अगर बात करें तो इस पे देखिए कौन कौन पॉइंट चार्ज फोर्स लगाएगा। 4th वाला लगाएगा, 3rd वाला लगाएगा डायगोनल के अलोंग और ये 2nd वाला लगाएगा इस साइड के अलोंग। क्लियर है। यानी आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना तो किसी भी आप पॉइंट चार्ज पे फोर्स देखिए, हर पे फोर्स इक्वल ही लग रहा होगा। इस पे अगर हम बात करें तो 3rd की वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा, इसकी वजह से नीचे डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा नीचे डायरेक्शन में। तो जितना इसके बीच लगेगा ना, क्योंकि देखिए ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ए डिस्टेंस पे है। ठीक है, इस दोनों को देखिए, ये क्यू है, ये क्यू है और ये ए डिस्टेंस पे है। तो हम लोग कूलॉम्स लॉ से क्या जानते थे, बताइए कि क्या जानते थे, F =
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए 3 4 के लिए Q1 Q2 दोनों बराबर है और R क्या है, A के इक्वल। अब 1 और 4 के लिए देखिए Q1 Q2 दोनों बराबर है और Q के इक्वल है और डिस्टेंस R कितना है, A है। यानी जैसा 3 4 के लिए था वैसे ही 1 4 के लिए है। यानी ये F जो है वो इस दोनों के बीच 3 4 के बीच और 1 4 के बीच दोनों ही इक्वल लग रहा होगा, है ना, दोनों ही इक्वल लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा आप उस वाले फॉर्मूले से वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन इस पे फोर्स देख रहे थे ना, तो देखिए 2 की वजह से इस पे देखिए चार्ज तो Q1 Q2 तो अभी भी इसके लिए भी Q है, पर देखिए ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या A के इक्वल है, नहीं है ना, √2 ये है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस दोनों के बीच जो फोर्स और इस दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था उतने ही फोर्स इसके बीच भी लगेगा, इसके बीच कुछ और लगेगा। क्यों लगेगा समझ में आया, क्योंकि ये R जो है यहाँ पे कुछ एक से हटके हो गया, √2a हो गया है। क्लियर है। तो यानी यहाँ से क्या पता चला, हर एक पॉइंट चार्ज पे इक्वल फोर्स लग रहा है। जितना भी लग रहा हो, नहीं पता कितना लग रहा होगा, पर जो भी लग रहा होगा किसी एक पॉइंट चार्ज पे उतने ही हर एक पे लग रहा होगा। यानी उतने ही इस पे भी, उतने ही इस पे भी, उतने ही इस पे भी और उतने ही इस पे भी। इससे क्या पता चला, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, ये जो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था वहाँ पे भी देखा था हर एक पॉइंट पे इक्वल चार्ज लग रहा था। तो उससे क्या हम डिसीजन लिए थे कि किसी एक पे कैलकुलेट कर ले तो हम ये कह सकते हैं उतने ही हर एक पॉइंट चार्ज पे लगेगा। कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, हर एक पे इंडिविजुअल कैलकुलेट नहीं करेंगे, किसी एक पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे और जो भी आएगा वो हम कह देंगे कि उतने ही इस पे भी लग रहा होगा, उतने ही इस पे भी और उतने ही इस पे भी लग रहा होगा। मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, डायरेक्शन कोई और डायरेक्शन हो सकता है किसी और डायरेक्शन में, तो सेम मैग्नीट्यूड सब पे लगेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए हम लोग किसी एक पॉइंट चार्ज को पकड़ते हैं, तो हम इसको पकड़ते हैं, ठीक है। इस पर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे किस तरह से फोर्स लगेगा। अब देखिए उसको ध्यान से समझिए, हमने इस पॉइंट चार्ज को लिया, तो जैसे इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हैं तो सुपर पोजिशन में देखा था कि किसी भी पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकालते हैं उस पर जितने भी पॉइंट चार्ज होता है सब फोर्स लगाता है कि नहीं लगाता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है Q0, अगर हम कोई Q1 लेते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन में देखा था, F1 लगाएगा। अगर Q2 है जो कि कुछ डिस्टेंस पे है तो ये F2 लगाएगा। इसी तरह Q3 है तो ये इस पे इस तरह से F3 लगाएगा। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, ये इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन बोले थे। तो सेम यही सिचुएशन तो है, हमको इस पे फाइंड करना है और यहाँ चार्ज कितने हैं, 3, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, तो तीनों ही फोर्स लगाएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसी को लगाते हैं कि फोर्स ये जो 3 पॉइंट चार्ज है वो किस किस डायरेक्शन में और वो किस तरह से और कितना लगाएगा, ठीक है। हम लोग उसी की बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेकेंड की वजह से देखते हैं इसमें। तो देखिए सेकेंड रिपल्सिव फोर्स लगाएगा क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं, ठीक है। तो ये वाला इसको नीचे की तरफ धक्का देने की कोशिश करेगा, तो ये इस तरफ से हो जाएगा। क्लियर है। मान लेते हैं ये F लगा रहा है। अब चलिए 3 और 4 के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि जितना 2 और 3 के बीच फोर्स लग रहा होगा उतने ही 3 और 4 के बीच भी लगेगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज भी Q है और A डिस्टेंस है, इसके लिए भी दोनों Q है, डिस्टेंस A है। तो ये भी इस पे लगाएगा, किसकी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगाएगा और किसके इक्वल, जितना 2 और 3 के बीच लग रहा था उतने ही लगाएगा। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, अब इसका काम हो चुका है, इसका काम हो चुका है, अब बचा है केवल ये वाला, है ना। तो ये किसके अलोंग लगाएगा, डायगोनल के अलोंग, है ना, क्योंकि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस तो यही होगा ना जो कि √2 × A के इक्वल होगा। दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, ये हो गया। अब ये डायगोनल, ये भी प्लस, तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये इसको बाहर की तरफ धक्का देगा, तो ये इसके डायगोनल के अलोंग इस तरह से फोर्स लगाएगा। अब देखिए इसको हमने लगा दिया इस डायरेक्शन में। अब बताइए क्या ये भी F के इक्वल होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए चार्ज भले ही दोनों इक्वल है लेकिन ये क्या है, डिस्टेंस ये A के इक्वल नहीं है, यहाँ √2a है ना। आप चाहे तो उस वैल्यू उसमें पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये F तो नहीं होगा, F के अलावा कुछ होगा, तो हम इसको F2 बोल देते हैं, ठीक है। इसको F बोल देते हैं और इसको F2 बोल देते हैं, आप चाहे तो कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब चलिए यहाँ तो ये अभी सिंपल बात ये हुआ है कि कौन से पॉइंट चार्ज, जितने भी यहाँ 3 पॉइंट चार्ज थे वो इस वाले पॉइंट चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बस अभी डायरेक्शन डिफाइन हुआ है। अब चलिए हम लोग मैथमेटिकल कुछ काम कर लेते हैं। तो देखिए ये स्क्वायर था, तो स्क्वायर का जो कॉर्नर होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये जो डायगोनल होता है इसको 50-50 में डिवाइड कर देता है ना, बाइसेक्टर होता है। तो दोनों क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का आधा कितना होता है, 45 डिग्री। ये हो गया 45। जब ये 45 है तो ये भी 45 और ये भी 45, है ना, इक्वल हो गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमें अब क्या सेलेक्ट करना है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ताकि हम कंपोनेंट ले ले, है ना, और वहाँ पे डिसाइड कर सके कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ देखिए, हम बताइए एक्स एक्सिस क्या इसके अलोंग ले ले,
कुछ फ़ायदा मिलेगा, देख लेते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं ना, एक्स एक्सिस कुछ इसी डायरेक्शन में ऐसे ले लेते हैं, और जैसे ही इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस ले लिए तो वाई एक्सिस किधर होगा, इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से, क्योंकि x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, आपको ये F2 दिख रहा होगा, दिख रहा है, इसको देखिए ध्यान से। F2 किधर लग रहा है, x डायरेक्शन में पहले से लग रहा है ना, तो क्या इसका भी कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में तो यही तो डिस्कस किया था। कंपोनेंट किसका लेते हैं, जो किसी भी प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं हो, जो न तो x डायरेक्शन में हो और न ही y डायरेक्शन में हो, उसको हम लोग कंपोनेंट लेते हैं ताकि उसको x में कन्वर्ट कर ले और y में कन्वर्ट कर ले। तो देखिए F2 ऑलरेडी x में लग रहा है, तो क्या इसका ज़रूरत है क्या कंपोनेंट लेने की, नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ ज़रूरत किसकी है, तो देखिए ये f है और ये f है, ना ये भी ना x में लग रहा है ना y में लग रहा है ना, कुछ एंगल पे लग रहा है, और ये भी जो है वो x एक्सिस से कुछ एंगल पे लग रहा है, ना x में है ना y में है, यानी कंपोनेंट इसका हम ले सकते हैं, क्योंकि कंपोनेंट हम उसी का लेते हैं जो ना x में हो ना y में हो। तो यहाँ हमने x ये लिया, y लिया, तो ये F2 जो है वो x में ऑलरेडी लग रहा है, तो इसका कंपोनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कंपोनेंट इसका लेंगे और इसका लेंगे, है ना, x और y डायरेक्शन में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका लेते हैं। तो बताइए, एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, इस एक्सिस वाले कंपोनेंट को कितना लिखे, बताइए कितना लिखे, ये 45 है, और ये एंगल किस वाले साइड से सटा हुआ है, हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था, एंगल जिस साइड से सटा हुआ हो, सी से सटना सी से कॉस, है ना, यानी ये 45 इस वाले साइड से सटा हुआ है, यानी ये वाला कंपोनेंट जो होगा ये f का ले रहे तो f कॉस होगा। क्यों, क्योंकि ये थीटा जो था 45 इस वाले साइड से सटा हुआ है, और फोर्स एंगल जिस वाले साइड से सटा हो वो कंपोनेंट कॉस वाला होता है ना, सी से सटना सी से कॉस, भोजपुरी गाना में आप सुने भी होंगे, है ना, पिछले क्लास में बात किया था। अब देखिए ये पता चल गया, तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा बताइए, एक कॉस होता है तो दूसरा साइन होता है, ये तो सबको पता होता है, एक कंपोनेंट साइन थीटा होगा तो ये कॉस थीटा होगा, लेकिन कौन कॉस होगा कौन साइन होगा इसमें डाउट हो जाता है। तो आप अब जो है अब आपको वो भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि थीटा जिस वाले साइड से सटा होगा वो वाला कंपोनेंट कॉस होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमने देख लिया, इसका काम हो चुका है। अब चलिए इसी तरह हम क्या करते हैं, इस वाले कंपोनेंट का, इस वाले फोर्स का कंपोनेंट लेंगे, तो एक इधर आएगा, और ये भी थीटा देखिए इस वाले साइड से सटा हुआ है, तो ये वाला भी कॉस हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 45। अब देखिए ये नीचे लग रहा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, डायरेक्शन ध्यान रखिएगा कौन किधर लगेगा। जिस तरह से ये इधर लग रहा था तो इसका y डायरेक्शन ऊपर इधर, इसको घुमा दिए x में तो इधर, जिस तरह ये था इसका x नीचे, और इसको ऐसे घुमाइए y नीचे आ जाएगा ना, इसको ऊपर मत कर दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा f साइन, क्यों, क्योंकि ये कॉस था तो ये दूसरा क्या होगा, साइन होगा ये। अब ध्यान से कुछ देखने की यहाँ भी कोशिश करिए, जैसे कि पिछले लेक्चर में देखा था इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। तो देखिए y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहा है, f cos 45 जो कि प्लस y में लग रहा है, और एक f 40 sin 45 जो कि माइनस में। देखिए ये फोर्स और ये फोर्स दोनों ही इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, है ना। यानी इसीलिए अब देखिए यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा कि हमने x डायरेक्शन इसी यहाँ क्यों लिया, इस इंक्लाइन डायरेक्शन में हमने इस डायरेक्शन को x क्यों नहीं लिया, ये इसीलिए लिया क्योंकि ये x जैसे ही लेंगे तो इसका कंपोनेंट y बचेगा एक, और एक ये y आएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल कर देगा। ये प्रैक्टिस से आएगा, जब बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको भी आइडिया लगने लगेगा, है ना, कि कहाँ पे x लेना है कहाँ पे y। ठीक है, तो बस आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, बाकी आइडिया लगने लगता है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब बताइए इस थर्ड पे जो कि जिस पे हम फोर्स निकाल रहे थे, इस पे अब फोर्स कौन कौन से फोर्स लग रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे एक फोर्स तो F cos 45 लग रहा है, दूसरा फिर से F cos 45 लग रहा है। और इसको मत भूल जाइएगा, ये अक्सर भुला जाता है ना, क्योंकि इस पे हम लोग मेहनत बीच में करना छोड़ दिए थे ना, केवल इस पे देख रहे थे। तो ये भी तो लग रहा है ना, जो कि इस 1 की वजह से डायगोनली इस तरह से लग रहा था, जो कि पहले से x डायरेक्शन में था, इसलिए हमने इसका कंपोनेंट लिया ही नहीं। यहाँ तक क्लियर है। तो F2 लग रहा है प्लस ये F cos 45, यहाँ पे F cos 45, यानी इस पे हम नेट फोर्स की बात करें तो ये तीनों का सम हो जाएगा। ये जो आपको फोर्स दिख रहा है ना, ये तीनों का सम, क्यों, क्योंकि ये तीनों की तीनों x डायरेक्शन में ही लग रहा है, प्लस x डायरेक्शन में, इसलिए तीनों को तीनों सिंपल क्या करेंगे, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी हो और सेम डायरेक्शन में लगता है तो आप इसको सेम ऐड कर सकते हैं, सिंपल। तो आप इसको ऐड कर दीजिए सिंपली। तो इस पे नेट फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए, चलिए यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, F नेट, किस पे हम बात कर रहे हैं, थर्ड पे, तो यहाँ पे थर्ड लिख देते हैं, यानी थर्ड पॉइंट चार्ज पे बात हो रही है, वो आएगा। चलिए F cos 45 लिख दीजिए पहले, cos 45 डिग्री, फिर से F cos 45 डिग्री, है ना, प्लस F2, ये F2 को मत भूल जाइएगा, अक्सर भुला जाता है ना, ये हो गया। अब चलिए ये दोनों सेम है तो हम ऐड कर देते हैं, 2F cos 45 डिग्री प्लस F2,
ठीक है। अब देखिए, अब चलिए लिखते हैं एफ की वैल्यू, 2 तो हो गया, 2 की जगह एफ क्या आएगा, तो एफ किसके किसके बीच का था, देखिए 2 और 3 के बीच और 4 और 3 ये दोनों के बीच इक्वल लग रहा था, यानी कोई भी आप दो पॉइंट चार्ज ले लीजिए, तो ये एफ लग रहा है किसके बीच, 3 और 2 के बीच, तो 3 to 2 पॉइंट चार्ज है जो कि ए डिस्टेंस पे है, तो कूलम्स लो वहाँ पे यूज करिए, है ना, तो के की जगह तो के ही आ जाएगा, तो के आ गया, ठीक है। एफ के लिए हम लिख रहे हैं, चलिए साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले कैलकुलेट ही कर लेते हैं एफ की जगह, एफ की जगह क्या हो जाए के इंटू इस दोनों पॉइंट चार्ज में Q1 कितना है Q और Q2 कितना है Q, यानी के Q दोनों पॉइंट चार्ज Q ही है ना, लिख दिया, दोनों कितने डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। एफ यहाँ पे दूसरा किस चीज़ की ज़रूरत है, F2 की, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं साइड में F2 को, ठीक है। F2 किसके इक्वल आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 और 3 के बीच लग रहा था ना, तो देखिए इस फॉर्मूले से के तो के हो गया, Q1 की जगह इसका चार्ज कितना था यहाँ पे Q, तो यहाँ पे हमने Q लिख दिया, किसकी वजह से फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज कितना है Q, तो Q2 भी Q हो गया। अब इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, ए मत लिख दीजिएगा, यहाँ कितना है √2a है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर मतलब 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए एफ की जगह क्या लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ cos 45 पहले से है ना, तो cos 45 क्या होता है 1/√2 प्लस F2 की जगह क्या लिखेंगे वहाँ से बताइए, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, ये हो गया। जब यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दोनों यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दोनों तरफ कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा, यहाँ √2 है ये 2 है, तो इस दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो √2 बच जाएगा, है ना, तो √2 प्लस यहाँ से क्या बचा 1/2, ये आंसर हो गया। यही है फोर्स जो कि थर्ड वाले पॉइंट चार्ज पे लगेगा, और सेम इतने ही फोर्स 2 पे भी लगेगा, 1 पे भी लगेगा और 4 पे भी लगेगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि हर एक पॉइंट चार्ज सिमेट्री टाइप सा फोर्स लग रहा है, यानी हर एक पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो कि इसके इक्वल आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे फिर से आप देखे होंगे प्रीवियस क्लास की तरह ही कि हम लोग जितने भी कैलकुलेशन किए हैं वो केवल केवल डायग्राम में किए हैं। अगर आपको ये डायग्राम क्लियर हो जाता है तो बिल्कुल आगे का कंसेप्ट तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, सिंपल ऐड किया है ना, ये सब तो मैथ है, इसमें फिजिक्स है ही नहीं, सिंपल फिजिक्स डायग्राम में था। इसलिए आप डायग्राम पे फोकस करिए और डायग्राम पे मेहनत करिए और डायग्राम को अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करिए कि कंपोनेंट कैसे लेते हैं। कंपोनेंट में गलती मत करिएगा, या फिर जो फोर्स लग रहा है उसके फोर्स के डायरेक्शन में गलती मत करिएगा, क्योंकि जैसे ही डायरेक्शन उल्टा होगा सब कुछ उल्टा हो जाएगा, है ना। तो आप डायरेक्शन को प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिएगा और इसको पहले नोट करिए और फिर अच्छे से खुद से करने की कोशिश करिए। हमने जो भी डाउट यहाँ हो सकता था हर एक का डिस्कस कर लिया है, जो भी पॉसिबल आप सोच सकते हैं डाउट, और उस हर एक डाउट को हमने क्लियर किया है। बस आप इसको ध्यान से देखिए और एक दो बार खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। डायग्राम अच्छा सा बनाइए और हर एक कंपोनेंट को क्लियरली वहाँ पे मेंशन करिए और उसको समझने की कोशिश करिए कि कैसे हमने कंपोनेंट लिया है ना, तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये खुद से अब मेहनत करने की इस पर ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपको कहीं कोई नहीं पूछ रहा। जितना हम बस आपको हम बता रहे हैं उसमें भी कर लेते हैं ना, तो सफिशिएंट आपका इसमें प्रिपरेशन हो जाएगा। सुपर पोजीशन से आपको क्वेश्चन बहुत ही ऐसे ही क्रिटिकल सिचुएशन होगा जहाँ पे आपका क्वेश्चन छूटेगा, नहीं तो जितना हम बता रहे हैं उतना अगर समझ लेते हैं, उसको खुद से कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आप क्वेश्चन करके आ जाएंगे एग्जाम में, है ना। तो बस आप इस पर फोकस करिए और समझने की कोशिश करिए। मेन पोर्शन है डायग्राम का जिसमें हम लोग कंपोनेंट लिए हैं, ठीक है, बस उसको आप समझने की कोशिश करिए। बाकी चीज़ें तो है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जो कि मैथ है, इसमें तो फिजिक्स है ही नहीं, तो आप डायग्राम पे फोकस करिए और इसको समझने की कोशिश करिए। तो चलिए इसको पहले अच्छे से आप नोट करिए साफ सुथरे पेज में, और फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई इस तरह से बहुत सारे चार्ज है तो वहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक भी अगर सोचना चाहे तो कैसे सोचेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको नोट करिए। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर हम थर्ड देखेंगे और फिर बात करेंगे कि इसमें और भी क्वेश्चन का पैटर्न कैसा दिया जा सकता है और उसको हम लोग किस तरह से सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम में हमेशा आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाया जाता, कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी दे दिया जाता है ताकि आपका वो कंसेप्ट देख सके कि आपके अंदर कंसेप्ट है भी या नहीं, या फिर केवल कैलकुलेशन करने के लिए आ गए, है ना। तो हमेशा एग्जामिनर जो होता है वो केवल कैलकुलेशन पे ही नहीं जाता है, कभी कभी कंसेप्ट भी पूछ लेते हैं। तो हम लोग अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में ही देखेंगे, अब इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड लिखिएगा और फिर हम लोग उसमें देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड लिखिए, 5 पॉइंट चार्ज each having magnitude plus q are placed at the corner of regular hexagon having side A. Then find
इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू नॉट प्लेस्ड एट सेंटर। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पढ़िए और फिर क्या करना है, डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम बनेगा तभी चीज़ें दिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, रेगुलर हेक्सागन बनाना है। तो रेगुलर हेक्सागन आता है बनाने, सभी साइड क्या होता है इसके इक्वल होता है भैया, है ना, क्योंकि ये रेगुलर है तो सभी के सभी इक्वल साइड्स होते हैं। इस तरह से कुछ रेगुलर हेक्सागन होता है, ऐसा ही कुछ होता है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें 6 कॉर्नर है, लेकिन चार्ज हमें कितना गिवन है, 5 है ना, 6 नहीं गिवन है, यानी 5 कॉर्नर पे ही चार्ज है प्लस क्यू। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है बस आप वैसे वैसे करते चलिए, ऑटोमेटिक आगे का रास्ता आपको दिखने लगेगा, है ना। बस जितना बोला गया है पहले उतना तो करिए, बाकी चीज़ें तो आगे की आती है बाद में। जितना बोला गया पहले उसको उतना दिखाइए। इस सबका साइड कितना है, ए है, इसका भी ए है, क्योंकि रेगुलर है तो सबके साइड कितने होंगे, ए के ही इक्वल हो जाएगा। ये हो गया। अब इसका रेगुलर हेक्सागन का जो सेंटर होगा ना वो यहाँ कहीं होगा, जहाँ पे बोला गया है कि एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट रखा गया है प्लस क्यू नॉट। हमें इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है कि ये जो 5 पॉइंट चार्ज है इसकी वजह से इस पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, यही तो फाइंड करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, पहले आप इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए इस पे फाइंड करना है, यानी इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ये और ये लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो चलिए जो भी लगाएगा हम इसको डिस्टेंस दे देते हैं इस तरह से। आप दूसरा डायग्राम बना लीजिएगा, उसी में मत लिखिएगा, है ना, क्योंकि गजपट हो जाएगा, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन में क्या गिवन था और हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो चलिए आप अच्छे से इसको डायग्राम बना लीजिए। पहले आप इसको क्या करिए, जो भी पॉसिबल हो सकता है पेयर, देखिए ये दोनों आपस में फोर्स लगा सकता है, फिर ये दोनों भी लगा सकता है, जो भी लगा सकता है उसको पहले एक दूसरे से मिला दीजिए इस तरह से, ठीक है। देखिए कौन कौन लगा सकता है, इस तरह से लगा सकता है, ये भी लगा सकता है, ये भी लगा सकता है। क्या इस वाले पे भी लगेगा, कैसे लगेगा भैया, एक पॉइंट चार्ज कोई फोर्स लगाता है क्या, यहाँ तो क्यू नॉट है पर यहाँ कोई चार्ज है क्या, नहीं है ना, क्योंकि हमें 5 ही चार्ज गिवन था जो कि 5 कॉर्नर पे ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है। जब यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है तो क्या इस बीच में कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगता है ना, तो नहीं लगेगा, ये इतना ही फोर्स आएगा। अब ध्यान से चलिए, अब डायरेक्शन देते हैं। अभी तो बस ये सोचे कौन किस पे फोर्स लगाएगा। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, कौन किधर लगाएगा, है ना, ये डायरेक्शन की अब बात करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्शन की बात करेंगे। देखिए इसके बारे में बात करेंगे, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा बताइए। ये तो हेक्सागन की प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, अभी इसमें फिजिक्स नहीं है, मैथ पूछ रहे हैं, बताइए कितना होता है। तो देखिए रेगुलर हेक्सागन जो होता है ना, उसका जो अगर सेंटर यहाँ है तो सेंटर को अगर हर एक कॉर्नर से मिलाते हैं तो ये भी जितना साइड होता है ना उसी के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें तो कोई फिजिक्स नहीं है ना, ये मैथ है, ये प्रॉपर्टी होती है। अगर साइड ए है, रेगुलर हेक्सागन है, तो जितना ये सेंटर से मिलाने के बाद कॉर्नर को जब मिलाते हैं तो इसका जो लेंथ होता है वो भी ए के इक्वल होता है। तो आप ध्यान से देखिए, इसको और इसको ध्यान से देखिए, यहाँ कितना है क्यू नॉट, यहाँ कितना है क्यू। तो इस दोनों को जब आप देखेंगे तो ये ए डिस्टेंस पे दोनों पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, जिसमें एक पॉइंट चार्ज क्यू है, दूसरा क्यू नॉट है। फिर आप जब इसको और इसको देखेंगे तो यहाँ भी देखेंगे एक क्यू है, एक क्यू नॉट है जो कि ए पे रखा हुआ है। फिर आप इसको देखेंगे तो यहाँ भी पाएंगे कि एक क्यू है, एक क्यू नॉट है, एक जो कि ए पे रखा हुआ है। सिमिलरली उसी तरह इसमें भी क्यू है, क्यू नॉट है, ए पे रखा गया है, सेम एग्जैक्टली उसी तरह क्यू और ये भी क्यू नॉट जो कि ए पे रखा हुआ है। यानी अगर हम कूलॉम्स फोर्स जो कि कूलॉम्स लॉ से फोर्स निकाला था, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से अगर देखें तो हर एक पेयर के लिए Q1 Q2 दोनों ही Q और Q नॉट है ना। अगर यहाँ वैल्यू पुट करें तो K एक Q है और दूसरा Q नॉट है, और सब दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो A है, तो A के स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसके लिए भी फोर्स इतना ही लगेगा, K Q नॉट अपॉन A स्क्वायर। देखिए के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, इसके बीच भी के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, इसी तरह सबके बीच लगेगा के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। हर एक पे फोर्स उतना ही लगेगा। तो फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में भी हमें पता चल चुका है कि जितने भी पेयर बनाएंगे सबके बीच फोर्स सेम लगेगा, ठीक है। अब हम सोचेंगे डायरेक्शन कि कौन पॉइंट चार्ज इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो उसको ध्यान से समझिएगा, वो भी समझने वाली बात है। तो देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। हम फोर्स किस पे फाइंड कर रहे हैं, इस पे, तो डायरेक्शन किस पे दिखाएंगे, इसी पॉइंट चार्ज पे, है ना। तो देखिए ये इस पे कुछ इस डायरेक्शन में लगाएगा जो कि F के इक्वल होगा, इसके इक्वल, देखिए ठीक है। ये इस पे
नीचे इस डायरेक्शन में लगाएगा, क्योंकि दोनों प्लस है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा कुछ इस तरह से। ये भी इस डायरेक्शन में F लगा रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये भी इस पे इस डायरेक्शन में लगाएगा, है ना, ये भी F लगाएगा, क्योंकि हमने बात किया अभी सभी जितने भी पॉइंट होंगे पेयर उस सब फोर्स F के इक्वल ही लगाएगा। वो कैसे लगाएगा अभी हम लोगों ने देखा है। फिर ये भी इधर लगाया, ये देखिए ये जो F है वो इस पॉइंट चार्ज की वजह से लगा। अब ये जो है वो प्लस है तो इस पर रिपल्सिव ऊपर की तरफ लगाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स ऐसे लगा रहा होगा जो कि F के इक्वल ही होगा। उसी तरह ये पॉइंट चार्ज इस पर इधर की तरफ लगाएगा। जो जिधर लगा रहा है ना सिंपल आप उधर लगा दीजिए, घबराइए नहीं कि कितना कैसे ऐसे लग सकता है, बिल्कुल लगेगा। अब ध्यान से देखिए, इस वाले पॉइंट पे हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं। अब इस लाइन पे देखिएगा, इस लाइन के अलोंग, तो देखिए जितना इधर लग रहा है F उतने ही नीचे लग रहा है F लग रहा है। तो ये भी F और ये भी F, और दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब सेम फोर्स, जब वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ये दोनों कैंसिल कर दिया। हम केवल डायग्राम पे देखिए, अभी हम एक भी कैलकुलेशन नहीं की है, बस फोर्स देखने के लिए लिखे हैं, बाकी सब चीज़ डायग्राम में कर रहे हैं। इसलिए हम बार बार बोलते हैं आप डायग्राम पे फोकस करिए। एक बार आप डायग्राम पे कमांड कर लेते हैं ना, फिर आपको फिजिक्स इजीली समझ में आने लगता है। तो बस आप एक ध्यान में देखिए, जिस तरह से इसमें देखे थे उसी तरह इस डायगोनल के अलोंग देखिए, फोर्स F उधर, फिर दूसरा फोर्स F नीचे, ये भी F ये भी F जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी आपस में काट दिया। अब ये दोनों डायगोनल के अलोंग कट गया। अब इस वाले डायगोनल के अलोंग देखिए, इसमें फोर्स F इधर लग रहा है, इसके अपोजिट कोई लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ कोई पॉइंट चार्ज ही नहीं है। यहाँ पॉइंट चार्ज होता तो लगाता इधर, अगर प्लस होता तो, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। तो अब बताइए, इसी पे तो हमें नेट फोर्स निकालना था Q नॉट पे। तो अब बताइए ये F नेट जो होगा एट Q नॉट, है ना, हम यहाँ पे Q नॉट लिख देते हैं क्योंकि Q नॉट पे फाइंड कर रहे थे जो सेंटर पे है। अब इस पे कौन से फोर्स लग रहा है? ये F ही तो लग रहा है, क्योंकि देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल कर दिया, ये दोनों कैंसिल कर रहा है, क्योंकि 5 पॉइंट है तो 5 फोर्स लगेगा। तो ये आपस में कैंसिल करा, ये आपस में कैंसिल करा, 4 तो कैंसिल हो गए, बचा एक F। तो F नेट F के ही इक्वल हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा? यहाँ पे हम लोगों ने अभी लिखा है Q नॉट अपॉन A स्क्वायर। क्लियर है? देखिए ये कंसेप्चुअल ही था, आपस में सब कैंसिल कर दिया एक दूसरे के, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए था कि ये जो कॉर्नर को अगर हम सेंटर से मिलाते हैं तो एक इक्वल होता है रेगुलर हेक्सागन में जो साइड होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है, जो कि फोर्स Q नॉट अपॉन A स्क्वायर आएगा। यही इसका सॉल्यूशन है। देखिए हर एक चीज़ हमने डायग्राम में किया है, कुछ भी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है, जो भी हुआ है डायग्राम में हुआ है, सिंपल कट गया है सब, और केवल एक फोर्स बचा है जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ तक क्लियर है? तो आप इसको ध्यान से देखिए और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे और उसमें भी और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अगर नोट कर लिए हैं तो एग्जाम्पल नंबर अब 4 देखेंगे। और यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल डिस्कस हो रहा है आप केवल यहाँ पे डिस्कस करके मत छोड़ दीजिएगा, उसको खुद से पेज पे खुद के हाथों से करिए। यहाँ तो मैं कर रहा हूँ, आप नोट कर रहे हैं ना, अगर आप खुद से कर भी रहे हैं तो फिर से करिए। जब आप किसी क्वेश्चन को 2-3 बार कर लेते हैं ना, तो उसके पीछे जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं और ऐसा लगने लगता है कि याद हो गया है, जिसकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली वो याद नहीं रहता है, आप इतनी बार उसको सोल्व कर लेते हैं कि वो आपके माइंड में छप जाता है ना। और एग्जाम में वही चाहिए जो आपको माइंड में छपा चाहिए, देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए, अच्छा ये है तो ऐसे करेंगे, है ना। एक तरह से याद ही होना चाहिए, इतनी बार आप उसको सोल्व कर लीजिए। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम इससे जुड़ी हुई ना आए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखने वाले हैं और फिर समझेंगे कि आखिर इसमें कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर आप 4 लिखिए, चार्ज प्लस Q uniformly distributed on a rod having length L, find electric force acting on a point charge plus Q naught placed at distance L as shown in figure। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो फिगर दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है कि कोई रॉड है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है L, है ना, और जिस पे चार्ज जो है वो Q है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पे जो दूसरा Q नॉट की चार्ज की बात की गई है, जो कि फिगर में भी दिखाया गया है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, वो Q नॉट कुछ इस तरह से है, जो कि इस रॉड से यहाँ से इस एंड से L डिस्टेंस पे है ना। वहाँ पे केवल क्वेश्चन में ये मेंशन था कि व्हिच इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस L, है ना, वो किस तरह से L पे है, इस तरह से फिगर में रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें इस रॉड की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया था, है ना। तो बताइए कैसे फाइंड करेंगे? क्या हम इस तरह से लिख दें? चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे अब कंसेप्ट को समझते हुए। क्या हम इसके बीच जो फोर्स लगेगा इस पर, हम इसको ऐसा लिख दें कि Q इस पे जो चार्ज है वो अपॉन इनटू जो इस पे चार्ज है,
दो पॉइंट चार्ज के बीच जो कूलम्ब्स लॉ से होता है, इस दोनों के बीच डिस्टेंस कितना एल लिख दे। क्या ये सही है? बताइए, इसको ध्यान से समझिए। क्या हम फोर्स इस दोनों के बीच जो लगेगा वो इस तरह से लगेगा? क्या सही है ये? कूलम्ब्स लॉ को याद करिए। अगर आप कूलम्ब्स लॉ को नहीं क्लियर किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके कूलम्ब्स लॉ को अच्छे से समझ लीजिए कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ कब और किसके लिए और कैसे अप्लाई करते हैं। वहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने समझा था। यहाँ पे फिलहाल आपको समझ में आ जाएगा, पूरा कूलम्ब्स लॉ धीरे धीरे डिस्कस हो जाएगा यहाँ भी, है ना। बस आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, इस तरह से हम नहीं लिख सकते, इसको आप बिल्कुल लिख के काट दीजिएगा। ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है कि कूलम्ब्स लॉ हम लोग केवल और केवल उसी के लिए यूज करेंगे जब 2 पॉइंट चार्ज गिवन हो, है ना। यानी कूलम्ब्स लॉ से जो हम लोग फोर्स लिखते हैं वो केवल 2 पॉइंट चार्ज के बीच लिखते हैं, है ना। और यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा, एक रॉड है, रॉड क्या होता है, लेंथ होता है ना, इसको हम लाइन चार्ज बोलते हैं रॉड को। तो एक लाइन चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, तो इसके बीच हम कूलम्ब्स लॉ कैसे लगा सकते हैं? कूलम्ब्स लॉ ने तो ये बोला था कि जब 2 पॉइंट चार्ज गिवन हो तभी आप उस दोनों के बीच फोर्स लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो एक पॉइंट चार्ज है, एक लाइन चार्ज है, तो आप फोर्स तो लिख ही नहीं सकते ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो क्या अगर नहीं लिख सकते तो इस दोनों के बीच फोर्स नहीं लगेगा? लगेगा। रुको, ठहरो भैया, बिल्कुल लगेगा। तो वो कैसे, कितना लगेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही तो इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं, है ना। कि कूलम्ब्स लॉ का जब डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते तो कैसे यूज करेंगे, उसी को समझेंगे। तो बस आप इतना याद रखिए, ये तो नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ हम लोग 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगाते हैं ना, एक लाइन हो एक पॉइंट हो, तो हम नहीं लगा सकते। तो अब देखिए, इसमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब ऑलरेडी एक पॉइंट चार्ज तो आपके पास है ना, अगर मान लीजिए हम दूसरा पॉइंट चार्ज अगर हम किसी तरह से जुगाड़ लगा ले तो 2 पॉइंट चार्ज मिलने से हम लगा सकते हैं कूलम्ब्स लॉ। डेफिनेटली आप पूरी तरह से फ्री है उसके लिए, बिल्कुल लगा सकते हैं, बस आप दूसरा पॉइंट चार्ज लेके आ जाओ। तो चलिए हम पॉइंट चार्ज लाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या किया था डिस्कस, तो जिस तरह से बहुत सारे पॉइंट मिलके क्या बना देता है, लाइन बना देता है, उसी तरह हमने बहुत ही बारीकी से डिस्कस किया था कि बहुत सारे इस तरह से छोटे छोटे एलिमेंट, है ना। इसका थिकनेस मान लेते हैं DL है, इसका भी DL है, DL लीजिए या फिर DX लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। छोटा सा स्मॉल थिकनेस है, DX थिकनेस को अगर हम इस तरह से मिला दें तो हम नहीं कह सकते कि ये इस तरह से रॉड बन रहा है। ध्यान से देखिए, बन रहा है ना। यानी इस रॉड को अगर ध्यान से देखें तो छोटे छोटे DX थिकनेस से मिलकर बना हुआ है। बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है। तो हम इस रॉड पे क्या करते हैं ना, एक इसी तरह से जिस तरह के छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो एक वही छोटा एलिमेंट ले लेते हैं। अब ये छोटा एलिमेंट है, चलिए हम इसको मिटा देते हैं तब तक। इसका लेंथ याद रखिएगा, कंप्लीट लेंथ कितना था, L के इक्वल था, यही लिख देते हैं, ठीक है, कि रॉड का लेंथ L है और चार्ज Q है। अब हमने क्या बोला, थिकनेस इसका कितना होगा, DX के इक्वल, ठीक है। और अब ये छोटा सा एलिमेंट है, रॉड का क्या है, ये छोटा सा एलिमेंट जो कि बहुत ही स्मॉल है, तो हम इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना। जिस तरह से पॉइंट को मिला के लाइन बनाया, उसी तरह छोटे छोटे DX लेंथ के, यानी DX स्मॉल एलिमेंट से मिलाकर हमने रॉड बनाया। तो ये जो छोटा सा DX एलिमेंट लिया है ना, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह ही होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, हमने दूसरा जुगाड़ लगा लिया ना, ये एक पॉइंट चार्ज ढूंढ लिया जिसका थिकनेस DX है और जिसपे ये छोटा है ना, तो इस पर चार्ज भी छोटा ही होगा, DQ होगा। जैसे हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में ये बहुत ही अच्छे से देखा था, आप वहाँ पे भी जाके समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे समझ लीजिए, DX थिकनेस छोटा एलिमेंट है, इस पर चार्ज भी कितना होगा, DQ छोटा ही होगा। तो यहाँ देखिए, एक स्मॉल एलिमेंट हमने जुगाड़ लगा लिया और पहले से एक पॉइंट चार्ज गिवन था, और ये भी पॉइंट चार्ज की तरह ही ट्रीट करेगा क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो 2 पॉइंट चार्ज पता चल गया, तो हम डेफिनेटली अब कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं। उसके लिए और दूसरा चीज़ क्या चाहिए, अब चार्ज तो DQ पता चल गया, Q0 पता चल गया, बस अब इस दोनों के बीच डिस्टेंस पता चल जाए। तो हम उस डिस्टेंस को कुछ इस तरह से यहाँ से, और जो ये छोटा एलिमेंट लिए हैं इस वाले को X बोल दिया कि हमने इस पॉइंट से X डिस्टेंस पे जाके ये छोटा एलिमेंट लिया है, ठीक है। अब DQ चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। DQ कैसे फाइंड करेंगे बताइए, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, सेकेंड लेक्चर में ही शायद ये आया था, है ना। तो बताइए DQ कैसे फाइंड करते हैं। तो हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसके लिए लेंथ डिफाइन है ना रॉड के लिए, और रॉड के लिए क्या डिफाइन होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको शॉर्टकट में लैम्डा बोलते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q/L, या फिर इसी को स्मॉल एलिमेंट के लिए लिखते हैं तो DQ/DL होता है। तो यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं ना, तो हम इस वाले फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू DQ/DL को। तो यहाँ से देखिए, हमको DQ फाइंड करना है क्योंकि इस छोटे वाले एलिमेंट पर चार्ज कितना है ये भी तो पता होना चाहिए ना। चार्ज पता रहेगा तभी तो कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, K/Q1/Q2/R² से। तो DQ इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू DL, ठीक है। और लैम्डा क्या होगा, तो रॉड का लैम्डा क्या होता है बताइए, यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से लैम्डा आप लिख सकते हैं Q/L। तो इस रॉड पे Q कितना है, Q के ही इक्वल है,
और एल कितना है इस रॉड का लेंथ, एल इंटू कितने लेंथ पे निकालना है, डी एल पे, तो ये डी एल हो गया। तो हमारे पास जो डी क्यू आया है निकल के वो आया है क्यू बाई एल इंटू डी एल। ये हो गई स्मॉल एलिमेंट जो हमने लिया है ये डी एक्स थिकनेस का, उस पर चार्ज। ठीक है, अब यहाँ देखिए डी एल बेसिकली नहीं है, आपको यहाँ समझना होगा। हमने भले ही फॉर्मूला में लिखा डी क्यू अपॉन डी एल, यहाँ पे भी लिखा डी क्यू अपॉन डी एल, लेकिन यहाँ डी एल क्या था, वहाँ पे अगर फॉर्मूला में आप ध्यान देंगे तो डी क्यू का मतलब था चार्ज प्रेजेंट ऑन ए स्मॉल एलिमेंट, और ये डी एल का मतलब था थिकनेस यानी लेंथ ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट। तो यहाँ स्मॉल एलिमेंट का लेंथ हमने डी एल लिया है क्या, नहीं लिया है ना, देखिए डी एक्स लिया है, तो यहाँ डी एल की जगह क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। आप इस छोटी वाली मिस्टेक को आप करेक्ट कर लीजिएगा, है ना, यहाँ dx आ जाएगा। क्योंकि dx आया, क्योंकि यहाँ पे जो dl का मतलब था वो था कि छोटा एलिमेंट लिया उसका थिकनेस, तो उसका थिकनेस हमने यहाँ पे dx ले रखा है, तो यहाँ पे dx हो जाएगा ना कि dl, है ना। तो आप dx यहाँ पे आप आराम से यहाँ पे dx लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी स्मॉल एलिमेंट का थिकनेस होगा वो एलिमेंट वो यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे dx था इसलिए हमने यहाँ पे dx लिख दिया। यहाँ क्लियर है। तो हमको अब पता चल चुका है कि इस स्मॉल एलिमेंट पे कितना चार्ज है, जो कि q बाई एल इंटू डी एक्स के इक्वल है। आप इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, है ना। फिर हम लोग आगे यहाँ से बढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि आगे की कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। अब देखिए हमको ये एक पॉइंट चार्ज पता चल गया, दूसरा पॉइंट चार्ज, तो अब इस दोनों के बीच फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा, तो देखिए वो कितना लगेगा। आप इस डायग्राम को दोबारा बना लीजिएगा, क्योंकि ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन था, हम इसी में सोल्व करने लगे, है ना। उसको आप दोबारा बना के वहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं वहाँ पे करिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए कि क्वेश्चन में गिवन क्या था। तो यहाँ देखिए ये छोटा सा एलिमेंट है, तो छोटा सा एलिमेंट इस पे फोर्स छोटा ही लगाएगा ना, छोटा है तो छोटा ही होगा, डेफिनेटली होगा भाई, है ना। तो ये छोटा एलिमेंट है तो इस पे फोर्स छोटा ही होगा, और छोटा चीज़ को हम इस तरह से दिखा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डी एफ लिखने की कोशिश करेंगे। तो डी एफ कैसे लिखेंगे बताइए भाई, तो हम लोग कूलॉम्स लॉ से क्या लिखते हैं, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ एफ की जगह क्या आ गया, डी एफ, बाकी फॉर्मूला तो वही यूज होना है। तो देखिए तो ये हो गया, के का तो के ही रहेगा, की जगह क्यू नॉट आ जाएगा। ये जो छोटा वाला एलिमेंट था उसकी वजह से फोर्स निकाल रहे थे। तो इस पे बताइए चार्ज कितना था, अभी अभी कैलकुलेट किया है, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। समझ में आया, बिल्कुल ये डाउट तो होना नहीं चाहिए, हमने हर एक चीज़ को डिस्कस किया है ना, पीछे वाला जो पोर्शन था उसको भी समझाया है, बस उठा के अब वहाँ पे वैल्यू रखना है। अपन बताइए इस वाले छोटे एलिमेंट और इस पॉइंट चार्ज के बीच कितना डिस्टेंस है, x, क्योंकि हमने यहाँ से x डिस्टेंस पे गया, dx थिकनेस लिया है, तो r की जगह क्या आ जाएगा, x, तो x का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे अब df है, df छोटा है, लेकिन हमको इस कंप्लीट लेंथ रॉड की वजह से फाइंड करना है ना, ये तो केवल छोटे वाले एलिमेंट की वजह से है। तो हम इसका क्या करेंगे, जब कंप्लीट की वजह से फाइंड करना होता है तो इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, यही तो करते आए हैं अभी तक, इस तरह से कुछ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, तो df का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f, इसमें तो डाउट ही नहीं होना चाहिए ना, जिस तरह dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x हो जाता है, उसी तरह से df का इंटीग्रेशन f हो गया। अब ये f क्या है, इस कंप्लीट रॉड की वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा है वो f है, वही हमको फाइंड करना था, तो ये f आ गया। अब देखिए इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट होता है उसको हम इजीली बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ k कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, q नॉट पहले से गिवन था तो बाहर निकाल दिया, q भी कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, तो q भी बाहर निकाल दिया और नीचे l आ जाएगा। अब बताइए इंटीग्रेशन में बचा क्या, ऊपर तो बचा dx, नीचे बचा x स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना है भैया, बताओ इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, और यहाँ पे लिमिट क्या सेट होगा, क्योंकि इसका फिक्स वैल्यू चाहिए तो लिमिट भी सेट करना पड़ेगा ना। और लिमिट का मतलब क्या होता है कि ये x जो है वो मिनिमम कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। ये x जो है एक्चुअली है क्या, इसी स्मॉल एलिमेंट का ही डिस्टेंस है ना इस क्यू नोट से, समझिए ध्यान से। ये x जो था वो क्या था, इस क्यू नोट से स्मॉल एलिमेंट जो हमने लिया है उसका डिस्टेंस है। तो देखिए इस स्मॉल एलिमेंट को हम मिनिमम कहाँ ले सकते थे, इस कॉर्नर पे ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे, इससे इधर तो ले ही नहीं सकते थे ना, क्योंकि रॉड तो यहाँ खत्म हो जाता है, तो इसे बाहर कैसे ले लेंगे, रॉड पे ही लेना है ना स्मॉल एलिमेंट, तो ये यहाँ ले सकते थे। तो बताइए जब ये वाला स्मॉल एलिमेंट इस कॉर्नर पे होता तो ये x क्या होता, यहाँ से लेके ध्यान से देखिएगा, तब के इस केस में x जो होता इस क्यू नोट से इस एलिमेंट का डिस्टेंस होता, और इस केस में x किसके इक्वल होता, l के इक्वल होता, क्योंकि इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l ही तो है, यानी इसका जो लोअर लिमिट आएगा वो l के इक्वल आ जाएगा। देखिए मिनिमम यहाँ, इसी तरह ये स्मॉल एलिमेंट इस कॉर्नर पे भी तो हो सकता था मैक्सिमम, इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे x मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ जाएगा, यही तो होता है लिमिट। तो मिनिमम कब होगा x, जब इस कॉर्नर पे ये स्मॉल एलिमेंट होगा, और x सबसे ज़्यादा कब होगा, जब ये स्मॉल एलिमेंट यहाँ होता
तो इस x की डिस्टेंस इस Q0 से लेके यहाँ तक का हो जाता। तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता, देखिए ये L और फिर यहाँ से यहाँ L, यानी 2L हो जाता। यानी ये जो है मिनिमम से मैक्सिमम 2L तक जा सकता है। लिमिट समझ में आया? लिमिट भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लिमिट का मतलब होता है मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, और ये x जो था उसी के बारे में बताना है कि ये x मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। तो x क्या है, इस Q0 से स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस। तो स्मॉल एलिमेंट मिनिमम इस कॉर्नर पे हो सकता है, इससे बाहर तो जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि रोड यहीं तक है। तो जब यहाँ लेते तो ये L के इक्वल हो जाता है x, और जब इसी स्मॉल एलिमेंट को यहाँ ले सकते, क्योंकि इससे बाहर नहीं ले सकते हैं क्योंकि रोड यहीं तक है, तो हम स्मॉल एलिमेंट को इस कॉर्नर पे ले सकते थे। तो जब इस कॉर्नर पे लेते तो इस ये x इस Q0 से ये कॉर्नर तक का डिस्टेंस होता, जो कि ये L और प्लस लेंथ ऑफ रॉड हो जाता, L प्लस L 2L हो जाता। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट स्टेप आता है इंटीग्रेशन का। तो देखिए यहाँ जो लिख रहे हैं ना, आप साइड में लिख लीजिएगा, पहले से नहीं आता है। x के पावर n का और dx का, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन i से इंक्रीज, यानी पावर इंक्रीज करिए। तो n पहले से पावर था, तो आप क्या करिए, n में 1 ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद जो पावर बन रहा है ना नेट, उससे नीचे डिवाइड कर दीजिए। ये होता है x के पावर n का। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको देखिए ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को सिंपल जैसा लिखा हुआ है ना वैसे ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये L से 2L लिख दिया। क्लियर है? अब यहाँ एक्स स्क्वायर नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर -2 इंटू dx। ये तो सिंपल सी है ना, x के पावर -2। अब सेम, अब ये देखिए x के पावर n वाला आ गया, जहाँ पे n क्या है -2, तो आप सिंपल यही फार्मूला लगाइए। तो यहाँ पे आप वही फार्मूला लगाइएगा तो आपको क्या पता चलेगा, देखिए k Q0 Q अपॉन L, और x के पावर बताइए क्या होगा, -2 है। तो आप देखिए साइड में करके देख लेते हैं, x के पावर -2 dx है, तो इसी को सोल्व करना है। तो इसको सिंपल क्या करेंगे, n जैसे n था तो उसमें +1 किए थे, तो यहाँ +1 करेंगे और -2 + 1 ये कर देंगे। तो देखिए x के पावर -2 + 1 कितना हो गया, x के पावर -1 अपॉन -2 -1 1 ये हो गया। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो -1/x आ गया, ये आ गया। मतलब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन बताइए -1/x आ गया। वो कैसे आया, वो यहाँ से हम लोगों ने सोल्व करके देख लिया, और यहाँ पे L से 2L हो जाएगा। ठीक है? तो आप देखिए जो कांस्टेंट है अब उसको एज इट इज़ लिखिए। अब लिमिट सेट करिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो सबसे पहले x के जगह क्या रखेंगे, अपर लिमिट, फिर माइनस ऑफ लोअर लिमिट। तो यहाँ देखिए अपर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, माइनस पहले से है तो लिखा 1/x के जगह क्या लिखना है, अपर लिमिट, यानी 2L के इक्वल। अब माइनस होता है, अब देखिए इस फॉर्मूले में तो माइनस होता है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ से एक और माइनस है, तो अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। तो यहाँ लोअर लिमिट की जगह -1/L लिखिए, यहाँ x की जगह तो L लिख दिया, ये हो गया। ये समझ में आया? देखिए इसमें मिस्टेक ये हो सकता था, एक माइनस पहले से इस फॉर्मूले में होता है, एक यहाँ भी है, तो इस यहाँ भी लिखना है, एक ही बार नहीं लिखना था, यानी अपर लिमिट माइनस ऑफ यहाँ लोअर लिमिट। तो यहाँ माइनस आया इसीलिए, और पहले से भी माइनस था इसलिए यहाँ पे लिखा। अब इसको बस सोल्व करिए, आप इसको लिख लीजिए, पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं। ठीक है? तो देखिए अब इसको आगे बढ़ाइए, आंसर बताइए कितना आ रहा है। अब तो उसको आगे आराम से सोल्व कर सकते हैं ना, उसी को चलिए हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। f = क्या लिख सकते हैं, जो कि कांस्टेंट है उसको हम लिखा k Q0/Q/L, तो L लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/-2L, और ये माइनस प्लस हो गया, तो +1/L ये हो गया। अब यहाँ देखिए फिर से k Q0 Q/L और 2L -1 + 2 ये हो गया। यानी यहाँ से जब सोल्व करेंगे f = तो यहाँ -1 + 1 1 हो गया, तो यहाँ से जब सोल्व करिएगा तो आपको पता चलेगा कि k Q0/2L × L कितना हो गया, 2L²। ये आंसर आ रहा है। यानी ये जो रॉड है, ये रॉड इस पॉइंट चार्ज Q0 पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो Q0/2L के इक्वल लगाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, चलिए हम लोग समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक रॉड देखा, एक पॉइंट चार्ज देखा, तो इसके बीच Q1 Q2/R², ये तो नहीं डायरेक्ट लगा पाएंगे, यानी ये लगाने के लिए हमको दोनों पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो हमने जुगाड़ लगाया कि इस पर भी पॉइंट चार्ज अगर ले ले तब तो लगा सकते हैं। तो हमने देखा ये रॉड जो होगा छोटे छोटे dx थिकनेस के स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। अब ये छोटा सा एलिमेंट एक पॉइंट की तरह ही होगा क्योंकि बहुत छोटा है। तो यहाँ देखिए 2 पॉइंट चार्ज मिल गया, जिस पे एक पे पॉइंट चार्ज कितना है dq और दूसरा पे Q0। अब dq किस तरह से कैलकुलेट किया, कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी से, इस तरह से dq आ गया Q/L × dx। क्लियर है? जैसे dq पता चला फिर हमने df लिखा। क्यों df लिखा,
क्योंकि DF जो है वो इस छोटे वाले एलिमेंट की वजह से फोर्स लग रहा है। अब छोटा एलिमेंट है तो छोटा ही फोर्स लगाएगा, तो DF लिखा जो कि K Q1 Q2 DQ, मतलब ये इसके इक्वल आएगा, जिसकी वैल्यू ये आ गया है ना। देखिए बेसिकली ये जो हमने फार्मूला लिखा है ना, ये फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे K Q0 इंटू DQ लिखा है अपॉन x², ये लिखा है, और DQ की जगह Q/L इंटू DX पुट कर दिया है सिंपल, और अपॉन R की जगह क्या आएगा, जो कि इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच डिस्टेंस होगा, जो कि x के इक्वल था, तो x लिख दिया और सिंपल यहाँ से इंटीग्रेट किया, तो यहाँ से F = K Q0 अपॉन 2L² आ गया। यही लगेगा इस रॉड की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। इसको आप अच्छे से करिएगा, इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझना जरूरी है। यहाँ पे एक भी कंसेप्ट आपका छूटा नहीं है, बिल्कुल सभी क्लियर हो गया है। इसमें आप इससे ज़्यादा बताने का कोई मतलब ही नहीं है, और इससे ज़्यादा बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ जो भी डाउट हो सकता था हमने उसको क्लियर किया है। बस आपको मेहनत करने की अब ज़रूरत है, इसको आप 1-2 बार खुद से सोल्व करिए, ये डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई गेस कि आप लोगों को अभी तक जो 2 भी लेक्चर, पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में हमने देखा है, ये सारा का सारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का खेल था। यहाँ जो भी हम लोगों ने देखा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेसिस पे ही हम लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व किया है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करते हैं, क्योंकि इस पर हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए हैं। इतने से तो ये क्लियर बिल्कुल हो ही जाएगा, बस आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में, जहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, जब कोई चार्ज पार्टिकल है वो कब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, कब नहीं होगा। हम लोग वहाँ पे बहुत सारी बातें करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, ताकि इक्विलिब्रियम से रिलेटेड भी बिल्कुल भी आपके अंदर डाउट ना रहे। हमारा एक ही मकसद है, आपके अंदर का जो भी डाउट है, जितना भी अंदर आपके अंदर पॉसिबल डाउट भी, जो भी पॉसिबल डाउट हो सकता है, जो कि आपको पढ़ते समय व्याकरण में नहीं आता है, वहाँ तक हम पहुँच के आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। बस आप हर एक लेक्चर को ध्यान से अपने हाथों से लिखकर, हर एक क्वेश्चन को खुद से कर आप उसको रेडी करिए। आपको उसके बाद बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में नहीं रहने वाला है। ठीक है, बस आप लगन के साथ हर एक वीडियो को अच्छे से देखिए और हर एक क्वेश्चन को आप खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और जो हम कह रहे हैं उस कंसेप्ट को, जो भी इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से लिखते हुए भी चलिएगा, ताकि छोटी से छोटी कंसेप्ट भी आपके दिमाग में हमेशा बने रहे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।